हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब कोई बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी। आप लोगों का इस इलेक्ट्रिसिटी के थर्ड लेक्चर में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के थर्ड लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। आज बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस भी करेंगे और फाइनली हम लोग जाके ओम्स लॉ के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। इस शांति हरी सुधन्या चांद पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी विद्यार्थियों का, सारे स्टूडेंट्स का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोग एकदम ध्यान से आज के लेक्चर को एकदम ध्यान से पढ़िएगा और जो भी क्वेश्चंस कराएंगे, जो भी आप लोगों की थ्योरी पढ़ाई जाएगी और जितने भी जो भी चीज़ होंगी, आप लोग पूरा का पूरा चीज़ आप लोग अपने नोटबुक पे राइट कीजिएगा और लिखिएगा। नोट्स, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो पढ़ेंगे जिसका नाम है ओम्स लॉ, और हम लोग जानेंगे कि ओम्स लॉ एक्चुअली में होता क्या है और वो क्या बताता है, ओम्स लॉ कहता क्या है। चलिए, इस थर्ड लेक्चर को पढ़ने के पहले थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि हमने फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में क्या क्या हम लोगों ने जाना था। तो सबसे पहली बात हम लोगों ने ये जाना था कि अगर हम बात करें तो अगर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में अगर हम बात करें, क्वांटाइजेशन ऑफ अगर चार्ज के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ से हमने फॉर्मूला देखा था Q इजक्वल टू प्लस माइनस एन डॉट ई। यहाँ से हमको चार्ज का वैल्यू मिल जाता था यदि हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एलिमेंट्री चार्ज मालूम हो तो। E का वैल्यू हमेशा फिक्स होता था 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, यानी चार्ज ऑन एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है वो हो गया आपका। N जो होता है इसका वैल्यू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट 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 करके ऐसे बहुत सारे लिख सकते हैं। एन का वैल्यू प्लस में भी होगा और एन का वैल्यू माइनस में भी होगा। प्लस कब होगा? यदि इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, और माइनस कब होगा? जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। यहाँ से अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालते थे तो ये हो जाता था Q बाई E। ये पहला फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था। दूसरा चीज आप लोगों ने जो पढ़ा था वो था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आप लोगों ने पढ़ा था V बराबर होता था W बाई Q, जिसका आंसर किस में आता था? वोल्ट में आता था। आपने W बराबर पढ़ा था V इंटू Q, जो इसका आंसर किस में आता था? जूल में आता था। आप वहीं Q बराबर पढ़े थे W बटा V, जिसका आंसर कूलम में आता था। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हमने पढ़ा था। जो तीसरा चीज हम लोगों ने पढ़ा था जिसका नाम था पोटेंशियल डिफरेंस। तो दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जब हम निकालते थे तो इस चीज का जो फॉर्मूला होता था बच्चों, वो होता था VB माइनस VA, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B। और चार्ज को जो चूंकि हम लेके जा रहे हैं तो इसीलिए इसको Q से डिवाइड कर देंगे, तो VB माइनस VA बटा WA बाई Q। VB में से VA घटाएंगे तो हमको V ही मिलेगा और V बराबर हो जाता था W बाई Q, और इसका भी आंसर हमको किस में मिलता था? वोल्ट में मिलता था। चौथी हम लोग जो चीज पढ़े थे वो हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बाबू हम लोगों ने ये जाना था कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी I इज इक्वल टू Q बाई T। अगर चार्ज मालूम हो, अगर हम उसको टाइम से अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू मिल जाएगा, जिसको हम किससे, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर। यहाँ से चार्ज का वैल्यू होता था Q इज इक्वल टू I इंटू T होता था। अगर चार्ज निकालना है तो चार्ज का फॉर्मूला हो गया Q इंटू I इंटू T, और T निकालना है तो Q बाई I कर दीजिए, आपका टाइम निकल जाएगा। चार्ज हमेशा आप जानते हो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। और टाइम का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है आपका सेकंड।
सेकेंड लेक्चर तक हम लोगों ने यहां तक कंप्लीट कर रखा था। आज जब थर्ड लेक्चर की शुरुआत होगी तो इन फॉर्मूला से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन करने के बाद हम लोग आगे फर्दर जो है टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं हम लोगों का सेकेंड। थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि अ करेंट ऑफ, सबसे पहले मैंने बताया था कि जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हो तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखा जाता है कि क्वेश्चंस में गिवन क्या है, और जो गिवन है वो पहले, सबसे पहले अपना यही काम बनता है कि जो भी क्वेश्चंस में गिवन है वो सबसे पहले लिखा जाए। तो गिवन में हमको ये दिया है कि जो I है वो है 0.4 एम्पियर। ध्यान सुनिएगा, I कितना है 0.4 एम्पियर, और ये इलेक्ट्रिक फैन से कितने मिनट तक जो है जा रहा है। यहाँ टाइम दिया है कितना मिनट, 2 मिनट। जैसे ही हम या तो मिनट में देखें नहीं तो आवर में देखें, हमारा सबसे पहला काम ये बनता है कि इसको चेंज करें, इसका यूनिट चेंज करें, क्योंकि टाइम हमेशा किस में होता है, सेकंड में होता है। तो 2 मिनट में अगर आप 2 × 60 कर देंगे तो ये कितना सेकंड हो जाएगा, 120 सेकंड हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज। आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए Q क्या होगा। तो एक बात बताइए, Q का फॉर्मूला क्या होता था, Q = I × T। I का वैल्यू 0.4, टाइम कितना है 120, पॉइंट हटाएंगे बाबू, नीचे दे देंगे 10, 1 0 से 1 0 खत्म, 12 चौका 48, यानी जो चार्ज का वैल्यू आया वो Q बराबर कितना कूलम्ब आया, 48 कूलम्ब आया। अगर ऐसा चीज अगर दिया रहे तो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर, बशर्ते आपको फॉर्मूला आना चाहिए। और ये ऑलरेडी हमने फॉर्मूला बता रखा है। आपको जितना भी फॉर्मूला मैं पढ़ाऊंगा ना वो सब आपको दिमाग में एकदम रन करना चाहिए कि हाँ सर इस टॉपिक में, और ये चीज का ध्यान रहे कि हमको क्या दिया है और क्या फाइंड करना है। क्योंकि जब मैं आगे लास्ट तक इस टॉपिक को लेके जाऊंगा ना तो एक ही चीज के बहुत सारे फॉर्मूला मिलेंगे। अब आपको उस चीज का अप्लाई करना है कि किस क्वेश्चन में क्या दिया है और कौन से फॉर्मूला का हम लोग यूज करें, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो अगर आप सिर्फ सबसे पहला चीज पूछा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो चार्ज कितना कूलम्ब आ गया, 48 कूलम्ब आ गया। ध्यान रखिएगा, चार्ज कितना आया, 48 कूलम्ब आया। ध्यान समझ में आ गया सबको। कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हम उस डाउट को नेक्स्ट लेक्चर में एकदम पक्का उसको जो है सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अच्छा, पिछले ही क्वेश्चन से पूछ रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 48 कूलम्ब अगर चार्ज कंज्यूम हो रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। ध्यान से सुनिएगा, अगर 48 कूलम्ब चार्ज 120 सेकेंड में 0.4 एम्पियर के करंट से फ्लो होने से 48 कूलम्ब चार्ज का फ्लोएशन हो रहा है, तो बाबू कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें होंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स यू आर हैव टू आस्किंग अबाउट n, n मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ये चीज आपको बताना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे ये चीज आपको बताना है। तो एक बात बताइए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है Q = +- n.E। यहां से जब आप n निकालोगे तो E हो जाएगा Q/E। अब ध्यान से देखिए, n बराबर Q का वैल्यू कितना था, 48 कूलम्ब था। E का वैल्यू कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। अब ध्यान से सुनिए, n = ये 10⁻⁻19 है, ऊपर भेजेंगे तो प्लस का 19 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, तो E हो जाएगा 48/1.6 × 10⁻19। अब ये पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट पे क्या बैठा देंगे, 0। n बराबर आ गया, एक 0 इसको दे दे तो ये हो जाएगा 48/16।
तो 19 में एक जीरो दे दिए तो ये 10 का पावर कितना हो गया, 20 हो गया। अब 16 के टेबल में कितने बार में कर गया, 3 टाइम्स में। तो यानी जो मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आया 3 इंटू 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। देखिएगा इस क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर पाइएगा कि जब आपको फॉर्मूला मालूम हो। आप पिछले आपने क्यू निकाला, क्यू कितना कूलम्ब आया, क्यू का वैल्यू था 48 कूलम्ब और ई का तो वैल्यू आप जानबे करते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। बस वैल्यू पुट कर देना है, माइनस का 19 था, ऊपर भेज दिए प्लस का 19, ये पॉइंट हटाए, एक जीरो इसमें और ऐड हो गया तो 19 हो गया 20, 16 से 48 काटे 3 टाइम्स में और आपका n का वैल्यू आ गया 3 इंटू 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होंगी, 3 इंटू 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स। सबको क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइएगा ध्यान से। कहता है कि इफ I इज द करंट, ध्यान से सुनिएगा, करंट क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है I फ्लोइंग थ्रू ई वायर एंड E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना दिया है, E दिया है और आप लोग जानबे करते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। यही नहीं, आपको यह भी दिया हुआ है कि द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग द नंबर ऑफ वायर इन t सेकेंड। टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है क्या, t। तो पूछ रहा है कि Q यानी Q कितना होगा, इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है। जब वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा बाबू, आपसे यही ना पूछ रहा है कि बताइए कितने जो है चार्ज जो है क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, कितना चार्ज होगा। एक बात बताओ, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता है क्या, एब्सोल्युटली होता है। I इज इक्वल टू Q/T लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, I इज इक्वल टू Q के जगह पर क्या N.E/T लिख सकते हैं क्या, एब्सोल्युटली लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते हैं ना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q बराबर होता है प्लस माइनस N.E। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आप क्या जानते हैं, Q इक्वल टू होता है प्लस माइनस N.E। अब जो है आपसे क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां क्यों नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है कि n का वैल्यू क्या होगा। ये देखिएगा ध्यान से, t इधर डिवाइड में, इधर भेज दिए तो मल्टीप्लाई में, यानी इस हो गया I इंटू टी बराबर N.E। इधर मल्टीप्लाई में, इधर भेज दिए तो डिवाइड में, यानी I इंटू टी डिवाइडेड बाई E। और यही आपका किसका वैल्यू आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। कौन सा ऑप्शन सही है, I इंटू E गलत है, ये तो सरासर गलत है, ये भी गलत है, बच गया ऑप्शन नंबर डी, डी इज करेक्ट। आपसे ये ना पूछ रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एन की वैल्यू पूछी जा रही है। तो हमने एन को रिप्लेस किया किसके जगह से, क्यू के जगह से। यहाँ क्यू के जगह पर हम N.E लिख सकते हैं, ई इधर डिवाइड में, उधर भेज दिए मल्टीप्लाई में। तो ये आपका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी फॉर्मूला बन जाता है बाबू कि एन बराबर I इंटू टी बाई ई भी जो है फॉर्मूला। अगर करंट दिया रहे, टाइम दिया रहे, तो आपसे पूछे कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, उस केस में जो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू निकालिएगा, आप इस वाले फॉर्मूला का जो है यूज करके आसानी से आप निकाल सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो ऑलरेडी बोर्ड्स के एग्जाम में पूछा गया था, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आया था।
आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज द वर्क डन? आपसे सीधे सीधे पूछ रहा है कि मूव अ चार्ज। सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना, Q कितना दिया हुआ है 2 कूलम्ब, W कितना दिया हुआ है 2, W नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस यानी V कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट। आपसे पूछ रहा है कि W क्या होगा, तो यहाँ से W बराबर होता है V इंटू Q यानी 12 इंटू 2 कितना जूल 24 जूल, और यही हो गया आपका आंसर। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। यदि आप फॉर्मूला याद करते हैं क्वेश्चंस आसानी से बनेंगे। आगे हम लोग हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को भी ट्राई करेंगे। एक ऐसा हम लेक्चर लेके आएंगे आप लोगों के लिए जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और वैसे क्वेश्चंस जो 2026 के सीबीएसई बोर्ड्स के एग्जाम में पूछे जाएंगे, वैसे क्वेश्चंस भी हम आपको कराएंगे। वो लेक्चर आप लोगों के लिए एकदम रामबाण जो है साबित होगा, वो एकदम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये पूरा मिस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो वाला लेक्चर जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट भी जितना भी पढ़ाया रहूंगा सारा कंसेप्ट भी आपको बताऊंगा, वो एक स्पेशल लेक्चर आएगा। वो काफी मैं उस पर रिसर्च अभी कर ही रहा हूं, एक एक पॉइंट पे, एक एक क्वेश्चंस पे कि कैसे, मतलब किस क्वेश्चंस का इस एग्जाम में ज्यादा चांस है कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है। और हम एक लेक्चर स्पेशल लेके आएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी के शुरू से लेके लास्ट तक जितना भी फॉर्मूला है सारे फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, और जो क्वेश्चंस आएंगे उससे रिलेटेड भी हम लोग बात करा जाएगा। तो ये क्वेश्चंस हम लगता है सब किसी को समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको करंट फ्लो करने के लिए, जैसे एक आदमी है, आप लोग चलते हैं ना, तो चलने के लिए रास्ता होना चाहिए। आपको नदी में उतार दिया जाए जहां पानी बह रहा हो, क्या आप वहां पे चल पाइएगा? बिल्कुल नहीं चल पाइएगा, क्योंकि आपको वहां जाने के लिए रास्ता है ही नहीं ना। तो इलेक्ट्रिक करंट को भी फ्लो करने के लिए रास्ता चाहिए होता है। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने के लिए भी रास्ता चाहिए होता है, और वो रास्ता कौन है? वो रास्ता है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। वो रास्ता कौन है? वो रास्ता है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, थोड़ा इस चीज को समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमने यहां पे एक बैटरी लिया, एक बैटरी है, प्लस माइनस, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है। यहां से हमने एक वायर को जोड़ा, यहाँ पे आपका एक बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से एक वायर जोड़ा, यहाँ भी एक बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है एक होल्डर, होल्डर में आपके लगे हुए हैं बल्ब, बल्ब आपका लगा हुआ है। यहाँ पे हमने क्या करा है कि एक स्विच को लगाया है, यहाँ पे एक आपका स्विच है। अब देखिए यहां से स्विच चूंकि ऑन नहीं है, ये स्विच, ये आपका हो गया, ये आपका हमने एक सेल ले लिया, ये हो गया आपका स्विच, ये आपका मान लेते हैं कॉपर वायर बोलिए तो, या इसको आप मेटेलिक वायर कहिए तो, दोनों चीज सेम है। तो हमने क्या करा कि स्विच को ऑन करा। जब स्विच को ऑन करा तो करंट का फ्लुएशन, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, करंट का फ्लुएशन होता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। अब जैसे ही करंट इसमें फ्लो करेगा, इसमें जो प्रेजेंट जो आपका फिलामेंट है, यही आपका क्या है, फिलामेंट।
मेंट ऑफ द बल्ब, ये जो है क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। क्यों? क्योंकि करंट को एक जगह से फ्रॉम वन टर्मिनल टू दूसरे टर्मिनल तक जाने को क्या मिल गया है, रास्ता मिल गया है। अब जैसे ही करंट इसमें फ्लो करेगा, इसमें प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इट हेल्प्स इन द ग्लोइंग ऑफ बल्ब। और ये जो है हमारा बल्ब को क्या करेगा, बल्ब को ग्लो करवाएगा, बल्ब हमारा ग्लो करवाएगा। अगर हम इसको यहां से ब्रेक कर दें, अगर हम इसको यहां से ब्रेक कर दें, क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? कभी नहीं करेगा, क्योंकि रास्ता है ही नहीं ना करंट के फ्लो करने के लिए। रास्ता चाहिए होता है, यू हैव टू नीड द पाथ टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट। रास्ता है ही नहीं तो कहां से करंट फ्लो करेगा? रास्ता होना चाहिए, इसीलिए और बल्ब नहीं जलेगा। इसीलिए इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ, अ क्लोज्ड एंड continuous path through which electric current flow is called इलेक्ट्रिक सर्किट। एक क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट क्या करती हो, फ्लो करती हो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट दो होते हैं, एक क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट और एक ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट में आपका स्विच ऑन नहीं होता है, स्विच ऑफ हो जाता है। ऑफ रहेगा तो करंट तो फ्लो करेगा नहीं, ऑन रहेगा तभी करंट फ्लो करेगा। यानी करंट के फ्लो होने के लिए सर्किट कैसा चाहिए, एकदम आपका क्लोज्ड सर्किट चाहिए, तभी जो है आपका करंट फ्लो करना दिखाई देगा। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो होता है। चलिए अब देखिए, ये इतना बड़ा चीज बनाने में क्या टाइम लगा कि नहीं बना? एब्सोल्युटली। ये बैटरी बनाए, ये बल्ब बनाए, ये आपका बोर्ड बनाए, ये आपका ऐसा स्विच बनाए, ये आपका मेटेलिक वायर है, इस सब को बनाने में इट टेक टाइम्स। तो कहे नहीं कुछ ऐसा करा जाए कि इसको बनाने में कम टाइम लगे और आसानी से बना जाए। तो किसी भी चीज को कम टाइम में लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं उसका सिंबल। तो इस जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं ना, वो सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अपना अपना एक सिंबल होता है, और उस सिंबल से हम बनाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। और आप लोगों को आज हम सिखाएंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाया कैसे जाता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के सिंबल होते क्या हैं, और उस सिंबल को ड्रॉ कैसे किया जाता है, उसको बनाया कैसे जाता है। आइए हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाया कैसे जाया जाता है। यानी लिस्ट ऑफ सर्किट एलिमेंट कैसे कैसे हैं। यहाँ पे हम कुछ एलिमेंट्स लिखेंगे और इस एलिमेंट का यहां होगा सिंबल। आइए सबसे पहला मेटेलिक वायर। मेटेलिक वायर का सिंबल एक बस एक ऐसा लाइन बना दीजिए। एक सीधा लाइन जो होता है
यही आपको दर्शाता है कि हाँ ये क्या है, एक मेटेलिक वायर का सिंबल है। दूसरा नंबर, इस वायर में हम लोग क्या जोड़ेंगे, सेल जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, सेल। तो सेल को बनाने के लिए इधर देखिए, इधर से वायर आएगा, एक बड़का डंडा एक छोटा डंडा, फिर इसको वायर को खींच देना है। यानी जो बड़ा वाला डंडा होगा वो पॉजिटिव, जो छोटा वाला होगा वो निगेटिव। चूंकि एक ही है तो एक ही आपके क्या कहलाएंगे, सेल कहलाएंगे। दूसरी बात, तीसरा नंबर जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा बैटरी। अब देखिए बैटरी का सिंबल कैसे होता है। एक वायर लेंगे, एक बड़ा डंडा छोटा डंडा, बड़ा डंडा छोटा डंडा, बड़ा डंडा छोटा डंडा, ऐसे आप कितना भी ड्रॉ कर दीजिए। जो बड़ा वाला होगा प्लस, जो छोटा होगा वो माइनस। यानी बैटरी क्या होता है, बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ये है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। और आप ऐसे जो है आप बैटरी का सिंबल यूज करते हैं। देखिए तो एक सेल, दो सेल, तीन सेल, तीन सेल से मिलकर क्या बना हुआ है, तीन सेल से मिलकर आपका ये बैटरी बना हुआ है। आइए अगला एलिमेंट और उसका हम लोग सिंबल देखते हैं। अगला जो चीज हम लोग देखेंगे वो होगा आपका इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के पहले हम लोग स्विच देख लेते हैं। अब स्विच दो होगा बाबू, स्विच दो होगा। एक होगा ओपन स्विच, एक होगा क्लोज्ड स्विच। अगर आपको ओपन स्विच बनाना है तो एक ऐसे कीजिए, ऐसे बना दीजिए, बस ये ओपन हो गया। और यदि इसी में आप एक डॉट दे देते हैं तो आपका क्लोज स्विच हो गया। इसका सिंबल एक और होता है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे रहेगा, ऐसे जाएगा, एक ऐसे रहेगा। ये दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, ये आपका ओपन स्विच हो गया। अब बस आप इसको ऐसे जो है इसको ऐसे मिला दीजिए, ऐसे, ये आपका जो है क्लोज स्विच हो गया। यानी ये दोनों मिल गए, आपका क्लोज स्विच हो गया। और क्लोज स्विच से ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, बल्ब जलेगा, फैन चलेगा, फ्रिज चलेगा, टीवी चलेगा। अगर आप ओपन रखते हैं तो ओपन में तो करंट तो फ्लो होगा ही नहीं, और जब करंट फ्लो नहीं होगा तो कैसे बल्ब जलेगा। तो हमेशा क्लोज्ड स्विच ही एक क्लोज सर्किट का निर्माण करता है, क्लोज स्विच ही। आगे देखिएगा, जो अगला जो टॉपिक, अगला जो हम लोग सिंबल देखेंगे, ई होगा आपका इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इलेक्ट्रिक बल्ब दो प्रकार का होगा। ऐसे तार लेके आएंगे, ऐसे इसको जोड़ देंगे, और एक और होगा ऐसे। तो एक तो ग्लो करेगा, ग्लो कब भी करेगा जब स्विच मेरा क्लोज्ड होगा। ये हो गया आपका ग्लोइंग बल्ब, ई हो गया आपका नॉन ग्लोइंग बल्ब। नॉन ग्लोइंग बल्ब तभी होता है बाबू जब आपका स्विच कैसा हो, क्लोज्ड नहीं हो। जब स्विच क्लोज्ड नहीं होता है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। जो अगला हम लोग जो टॉपिक, अगला जो हम लोग सिंबल देखेंगे वो होगा आपका रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ये आपका हो गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बाद जो 7वां नंबर हम लोग देखेंगे, इसको कहा जाता है रियोस्टेट। अब रियोस्टेट क्या होता है,
पहले इसका सिंबल बता देते हैं, उसके बाद हम बताएंगे। पहले एक रेजिस्टेंस बताइए, और रेजिस्टेंस के ऊपर ऐसा एक तीर ऐसे खींच, ऐसे एक रे बना दीजिए। जब ये रे आप बना दीजिएगा, यही रे आपका होता है रियोस्टेट। अब रियोस्टेट क्या होता है थोड़ा समझिएगा। बोर्ड में एक छोटा सा सर्कल टाइप का होता है। जैसे अगर फैन का स्पीड बढ़ाना है ना, या फैन का स्पीड कम करना है, तो उसको हम लोग नचाते हैं, पॉइंट पे लेके जाते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके उस पे लिखा होता है। जितना स्पीड हमको फैन का चाहिए ना, हमको उतना ही पिला के उसको नचा के छोड़ देते हैं। अगर मान लीजिए ठंडा लग रहा है और फैन का स्पीड एकदम हाई है, और आपको चाहिए कि नहीं हमको ठंडा लग रहा है, फैन का स्पीड क्या हो जाए, कम हो जाए, तो हम जो है अगर 4 पॉइंट पे होता है तो हम उसको नचा के 3rd पे कर देते हैं। तो पहले जितना स्पीड था फैन का, उतना स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए उससे भी कम चाहिए होता है, फिर उसको कम कर देते हैं। वो बोर्ड में जो होता है ना, एक छोटा सा स्विच होता है, वो छोटा सा वो रियोस्टेट होता है। उसका काम क्या है ना, कि करंट के फ्लुएशन को या तो बढ़ा देगा, और नहीं तो क्या कर देगा, घटा देगा। यानी वो रेजिस्टेंस बढ़ाता है, और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस का बढ़ाना और रेजिस्टेंस का कम होना, बस उसका काम ये है कि करंट का फ्लुएशन या तो ज़्यादा कर देगा। अगर करंट का फ्लुएशन ज़्यादा, तो इसका मतलब ये है कि फैन भी तेजी से चलेगा। और वहीं करंट का फ्लुएशन कम, तो करंट, और ये कौन करता है, वो यही रियोस्टेट करता है कि कैसे हम लोग उसके स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगला चीज 8वां नंबर जो हम लोग का सिंबल था, अब हम लोग देखेंगे वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर को हम लोग कुछ इस प्रकार से इधर प्लस दे देंगे और इधर माइनस दे देंगे, और ये जो सिंबल होता है वो वोल्ट मीटर का होता है। और 9वां नंबर में अमीटर जो करंट नापता है वो ऐसे देखेंगे और इसको ऐसे लिख देंगे। याद रखिएगा, वोल्ट मीटर हमेशा कैसे कंबाइन होता है, याद कीजिए पहला लेक्चर, वोल्ट मीटर हमेशा किसी सर्किट में रेजिस्टेंस के पैरेलल, कैसे पैरेलल उसको कनेक्ट करा जाता है। और ए मीटर रेजिस्टेंस के हमेशा सीरीज में, रेजिस्टेंस के हमेशा सीरीज में हम किसको कनेक्ट करते हैं, ए मीटर को कनेक्ट करते हैं। अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, अब हम लोग आपको बनाना सिखाएंगे। पहले ये सारा सिंबल का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको प्रैक्टिस करना है कि हाँ ये सिंबल को एक्चुअली में बनाया कैसे जाता है। आइए अब कैसे किसी सर्किट डायग्राम को ड्रॉ किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक हमको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, एक बैटरी हो, एक मेटेलिक वायर हो, बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा ये हमने ले लिया एक बैटरी। अगर आपको अगर आए ना एक सर्किट डायग्राम बनाने के लिए, तो बैटरी का अगर कहे 10 वोल्ट है या 12 वोल्ट है या ये वो 220 वोल्ट है, तो आप लोग इसके नीचे लिख दीजिएगा कि हाँ बैटरी का कितना उसका पोटेंशियल है, ये यहाँ पे आपको लिख देना है। अब जो है इस वायर में हम क्या करते हैं कि इस वायर में एक लगाते हैं रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टेंस लगाते हैं और एक लगा देते हैं बल्ब, और इसी में चूंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इसी में होगा आपका अमीटर, और यहाँ पे हम एगो लगा देते हैं स्विच। अब जब ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया आपका स्विच,
ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, और ये हो गया ई हो गया आपका रेजिस्टेंस, और ये हो गया आपका बल्ब। अब देखिए, चूंकि मेरा स्विच कैसा है, क्या क्लोज्ड है क्या? बिल्कुल नहीं। स्विच कैसा है? ओपन स्विच है। जब ओपन स्विच रहेगा तो क्या करंट फ्लो करेगा सर्किट से? बिल्कुल नहीं करेगा। इसीलिए करंट के फ्लो कराने के लिए सबसे पहले हमको स्विच को क्या करना पड़ेगा? ऑन करना पड़ेगा। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो करंट जो है, आई करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर चलना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपका अमीटर बताने लगेगा कि इस सर्किट में कितना करंट है। ये आपका क्या बताएगा? मेजर्स करंट इन द सर्किट। ये सर्किट में बताएगा कि करंट कितना है। दूसरी बात, ये बल्ब जो है क्या करने लगेगा? बल्ब जो है आपका ग्लो करने लगेगा। बल्ब जो है ग्लो करने लगेगा। क्यों? क्योंकि करंट स्टार्ट है। अब अगर मान लीजिए इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, तो इसके पैरेलल हम एक क्या ड्रॉ कर देंगे? वोल्ट मीटर ड्रॉ कर देंगे। और ये वोल्ट मीटर हमको बताएगा, ये वोल्ट मीटर हमको बताएगा कि हाँ यहाँ पे वोल्टेज कितना है। ये बल्ब जो है, ये बल्ब के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, यहाँ भी हम एक वोल्ट मीटर लगाएंगे और ये हमको बताएगा कि हाँ इस बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज कितना है। इस प्रकार से हम एक सर्किट डायग्राम को क्या करते हैं? बनाते हैं। आगे आपको बहुत सारे सर्किट डायग्राम बनाने को मिलेंगे। आपको हैबिट हो जाएगा कि सर्किट डायग्राम एकदम दिमाग में, आप सोए भी रहिएगा तब भी दिमाग में चलेगा कि हाँ सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं, क्योंकि सर्किट डायग्राम पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और एक एक क्वेश्चंस को हम आपको सॉल्व कराएंगे। इस प्रकार से आपको सर्किट डायग्राम बनाया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि थोड़ा एक बार क्वेश्चंस को थोड़ा समझिएगा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए दिया है, तो यानी VA कितना दिया हुआ है? 10 वोल्ट। एंड B कितना दिया हुआ है? VB कितना दिया हुआ है? माइनस का 10 वोल्ट। मान लीजिए ना, एक यहाँ पे पॉइंट है और एक यहाँ पे पॉइंट है। इस पॉइंट को A माने, इसको B माने, तो यहाँ का पोटेंशियल VA और यहाँ का पोटेंशियल VB। VA का पोटेंशियल कितना वोल्ट? 10 वोल्ट। VB का पोटेंशियल कितना वोल्ट? माइनस का 10 वोल्ट। आपको ये कहा जा रहा है कि कितना वर्क डन होगा। आपसे ये पूछा जा रहा है कि वर्क डन कितना होगा। काहे का वर्क डन? कि इतने चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट को लेके जाया जाए। Q कितना दिया हुआ है? 1 × 10⁻6 कूलम दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है वर्क डन क्या होगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो SI यूनिट लिखा है, ये सबका SI यूनिट जूल है, कूलम नहीं है। इन सबका SI यूनिट जूल है, क्योंकि वर्क डन किस में आता है? जूल में आता है। वर्क डन जूल है, यहाँ कूलम नहीं है। ध्यान से रखिएगा, मिस प्रिंट हो गया है लिखने में, जो है इसको गलती हो गया है, लेकिन कूलम नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? जूल होगा।
अब समझिएगा, वर्क डन पूछ रहा है तो वाजिब सी बात है, वर्क डन पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा आपका, इसका ऐसा यूनिट जूल होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, VA का पोटेंशियल दिया हुआ है, VB का पोटेंशियल दिया है, आप कितने चार्ज को लेके जा रहे हो, 1 × 10⁶। अब आप बताइए, आप पोटेंशियल डिफरेंस से क्या जानते हो कि VB माइनस VA बराबर WAB बटा Q। VB कितना है, VB कितना है माइनस का 10 वोल्ट, VA कितना है माइनस है तो माइनस, VA है आपका 10 वोल्ट, WAB हमसे पूछ रहा है, Q कितना दिया है 1 × 10⁻⁻⁶, -10 -10 माइनस का हो जाएगा 20, ये डिवाइड में इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में 1 में -20 से गुना करेंगे तो -20 ही रहेगा, इंटू 10⁻⁻⁶ जूल। हमको क्या आ गया, वर्क डन आ गया। अब देखिए ऑप्शन मिलाइए तो क्या कहीं दिया हुआ है, एब्सोल्युटली -20 × 10⁻⁻⁶ जूल। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपके बुक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है ओम्स लॉ। ओम जो है एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक रिलेशन बताया, किसके बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में एक रिलेशन दिया। कैसा रिलेशन दिया इसको थोड़ा समझिएगा। पहली बात तो ये आपको ये जानना है कि ये जो ओम्स लॉ है, ये ओम्स लॉ हमको रिलेशन बताता है, किसके किसके बीच में, दो आदमी के बीच में, दो आदमी के बीच में रिलेशन बताएगा। पहला, इलेक्ट्रिक करंट I और दूसरा वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी। तो ये क्या बोलते हैं कि किसी वायर में, किसी वायर का जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा ना, किसी बैटरी में जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उस वायर के अंदर उतना ही ज़्यादा करंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा करंट उतना ही ज़्यादा वोल्टेज, जितना ज़्यादा करंट उतना ही ज़्यादा वोल्टेज। थोड़ा ही ध्यान से समझिएगा। जैसे हमारे पास एक यहाँ पे बैटरी है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये V वोल्ट का एक बैटरी है। और जो है इस बैटरी में हम जो है एक कंडक्टर को ज्वाइन करते हैं, एक कंडक्टर इसके अंदर ज्वाइन होता है। कहता क्या है कि इसका वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, वायर के अंदर जो करंट फ्लो होगा उसका भी वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। ओम्स लॉ ये कहता है कि द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस across the end of the conductor. The electric current produced in a wire is directly proportional to the potential difference
अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, यानी यहां से लेकर यहां तक जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाइएगा करंट उतना ही ज्यादा फ्लो करेगा। वोल्टेज ज्यादा, करंट भी ज्यादा, इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा, इसका मतलब वोल्टेज भी ज्यादा। यही होता है आपका ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ ये कहते क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि according to Ohm's law, electric current produced in a wire is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor at constant temperature। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी वायर में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा उस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा, लेकिन उस सर्किट के आसपास का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्यों कांस्टेंट होना चाहिए, ये आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मालूम चल जाएगा। क्योंकि आगे जो है हमको पढ़ना ये है कि किसी वायर का रेजिस्टेंस बढ़ता है तब जब उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ता है, तब टेम्परेचर के बढ़ाने से वायर के अंदर रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। लेकिन ओम्स लॉ तभी वेरीफाई होगा जब सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस रहे वो एकदम क्या रहे, इक्वल रहे, और टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, एकदम टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो याद रखिएगा, पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट इन ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में जो कांस्टेंट होना चाहिए वो कौन है, टेम्परेचर। टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट इन ओम्स लॉ, यानी डेट इज आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। I is directly proportional to V। यहां से क्या आप V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एब्सोल्युटली लिख सकते हैं। जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाइएगा तो यहां पे दीजिएगा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो होगा R, और यही मेरा फॉर्मूला होता है किसका, ओम्स लॉ का। V इक्वल टू आई आर। आर क्या है, आर है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। जो मेरा क्या है, रेजिस्टेंस। आई क्या है, करंट है। आई है करंट, जो कि किस में आता है, एम्पियर में आता है। तो ओम्स लॉ से जो हमको फॉर्मूला मिला वो मिला V इक्वल टू आई इंटू आर, यानी ओम्स लॉ हमको बताता है V इक्वल टू आई इंटू आर। यहां से रेजिस्टेंस निकालिएगा तो E हो जाएगा V बाई आई। पहला तो फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। यहां से अगर आप I निकालिएगा तो E हो जाएगा V बाई आर। इसका आंसर वोल्ट, ये हम आगे पढ़ेंगे, ये वाला चीज हम लोग आगे अभी तुरंत पढ़ेंगे। इसका जो आंसर आएगा वो ओम में आएगा, और ये तो आप जानते हैं करंट किस में होता है, करंट होता है एम्पियर में। ओम्स लॉ आपको रिलेशन बताता है किसके किसके बीच में,
करंट के बीच में और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज़्यादा करंट, या जितना ज़्यादा करंट है उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यानी according to Ohm's law, electric current produced in a wire is directly proportional to the potential difference across the end of the conductor at constant temperature। यानी पूरे सर्किट का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो आपका ओम्स लॉ वेरीफाई नहीं होगा। और ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओम्स लॉ से हमको मिलता है V इक्वल टू I इंटू R। ये रहा आपका ओम्स लॉ। अब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बाद रेजिस्टेंस के बारे में। हम लोग रेजिस्टिविटी पढ़ा जाएगा, हम लोग वोल्टेज करंट का ग्राफ देखा जाएगा कि वोल्टेज करंट का ग्राफ कैसा होता है। हम लोग ये भी देखेंगे कि किसी वायर का जो रेजिस्टेंस जो होता है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे किसी सर्किट में रेजिस्टेंस को कंबाइन करा जाता है। यानी हम लोग ये भी देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में कैसे कॉम्बिनेशन करा जाए कि हमको फायदा हो, कैसा कॉम्बिनेशन होता है जो हमारे लिए नुकसान होता है। अगला जो टॉपिक होगा वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तो ओम्स लॉ एकदम आपको याद कर ही लेना है। ओम्स लॉ एकदम दिमाग में होना चाहिए कि जितना ज्यादा करंट उतना ही ज्यादा वोल्टेज। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस इन अ वायर is directly proportional to the potential difference across the end of the conductor, but the temperature of the circuits remains constant। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ओम्स लॉ वेरीफाई होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में, जिसमें हम लोग बहुत सारे ढेर सारे टॉपिक के साथ और बहुत सारे न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे। और फिर से आप लोग अगर इस चैनल से पढ़ रहे हैं, एक जितने भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिए। जितने भी बच्चे जो क्लास 10th के आने वाले बोर्ड्स एग्जाम में परीक्षा देंगे, उन बच्चों को ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं कोशिश करूंगा इससे भी बेहतर और इससे भी अच्छा चीज़ें को आपके सामने ला के रखूं और आपको बताऊं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।